Hello everyone. In today's lecture, we are going to cover GST part 2 of our GST series. So, what is the plan for today? It is time of supply, place of supply, and value of supply. Okay. So, one of you have asked me what is the schedule. So, as of now, the schedule for the GST is that in the third part, we will be trying to cover input tax credit, refund, import, export, anti-profiteering and audit. Okay, in this way we will be able to complete our GST thing. First part, which we did yesterday, we had covered introduction, charge and supply already, and lastly we covered till section 10. Okay, today we will be moving after section 10, which will be section 12. I will write here section 12. 11 actually exempt supply का होता है, so we can skip that. Then place of supply is covered in the IGST Act, तो वो अलग है. Section 12 and 13 is for time of supply. Next is section 15 for value of supply. Okay. So 13 and also one more 14. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसमें कहाँ पे क्या क्या आएगा. 12, 13, 14 किस किस के लिए है. नेक्स्ट इज़ सम वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड दैट प्लीज़ जो भी मैंने आपको मटेरियल दिया है, इधर आप वो वाला IPCC फाइनल वाला फॉलो करें या अपने कोचिंग का फॉलो करें. प्लीज़ उसी पे स्टिक टू रहें. 1 मंथ का टाइमिंग है, तो सिंप्लीफाई करें चीज़ों को, ना कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड. सम कैलकुलेटेड रिस्क यू शुड टेक. कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कुछ टॉपिक्स को आपको छोड़ना ही पड़ेगा. आप पूरी बुक्स ख़त्म करके नहीं जा सकते हैं. वो चीज़ें करें जो आपको लगता है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. वैसे मैं आपको सब वो मार्क कराते हुए चल रही हूँ. उस मार्क्ड पॉइंट को आपको रिवाइज़ करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स. उसके अलावा आप डायग्राम्स बनाएं रिविज़न के लिए. कुछ डायग्राम्स मैं आपको बता दिया करूँगी और वो उसमें PDF में बना दूँगी. उसके अलावा यू हैव टू मेक द डायग्राम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मच अडू. So first we will be starting with time of supply. Time of supply section 12 starting करता है. इसमें हम गुड्स सर्विसेज का पढ़ेंगे. व्हाट इज़ अ टाइम ऑफ सप्लाई. 4 सिनारियोज देखेंगे, फॉरवर्ड, रिवर्स, वाउचर्स एंड रेजिडुअल. ठीक है, इन बोथ द केसेस. सो पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली डिटरमाइन करता है कब आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को. अगर आप टाइमली पे नहीं करते तो गवर्नमेंट फिर अपने प्रोविजंस लगाती है ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक एवरी चैप्टर, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे. एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या है, विच इज़ डिफाइंड एंड 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. बेसिकली अगर फंडा से चलें तो क्या होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में मैनेजमेंट कंट्रोल या कैपिटल कुछ ना कुछ इनका रिलेटेड होता है, वही एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज होती हैं. और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से आइडिया ले लीजिए. गुड्स हमने कल भी देख लिए थे डेफिनेशन. फिर बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुड्स हुआ या सर्विस हुआ या किसी की डेफिनेशन में आप जब एक्सक्लूजन इंक्लूजन वर्ड देखें तो प्लीज़ फोकस करें उन वर्ड्स पे, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं. जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था कि सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड है और क्या नहीं है. ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन में. तो इस तरीके से आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन पता होने चाहिए. जैसे कि सर्विसेज में क्या एक्सक्लूड है, गुड्स की अपनी डेफिनेशन है. मनी, क्योंकि मनी ना ही गुड्स है ना सर्विसेज है. और सिक्योरिटी शेयर्स इज़ नॉट अ सर्विस एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड. और क्या क्या इंक्लूडेड है, जो एक्टिविटी होती है ना जिसमें आप डॉलर से रुपीज़ या किसी भी अदर करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो ये एक सर्विस कहलाती है. ओके, रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ पे हम कंज्यूमर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रेसिपिएंट पे फोकस कर रहे हैं. तो 3 क्राइटेरिया है रेसिपिएंट डिसाइड करने के. पहला, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप ही रेसिपिएंट हैं. ठीक है, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं पर आपको गुड्स दिए जा रहे हैं तो गुड्स जिसको दिए जाएंगे वही रेसिपिएंट होगा. अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं और आपको सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है, आपके लिए सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है, तो भी आप रेसिपिएंट कहलाएंगे. और रेसिपिएंट की डेफिनेशन में एजेंट भी आ जाता है, वन हु इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एक्चुअल रेसिपिएंट. ओके, तो एजेंट भी रेसिपिएंट कहलाता है. सप्लायर भी वही है, द पर्सन हु इज़ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट विल इंक्लूड द एजेंट हु इज़ एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ.
गाइस यहाँ पे एक एक्टिव रिकॉल मैंने लिखा हुआ है। एक्टिव रिकॉल क्या है, कल हमने पढ़ा था एजेंट और प्रिंसिपल के बीच की सप्लाई अगर विदाउट कंसिडरेशन होती है देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 1 सप्लाई। कब होगा, जब एजेंट ने उस थर्ड पार्टी से जो बिल लिए थे वो अपने नाम पे लिए थे, ठीक है। तो जो भी सप्लाईज हुई बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल बिफोर द थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन वो भी टैक्सेबल हो जाएंगी, ठीक है। एक डायग्राम फिर से फटाफट बना देते हैं। प्रिंसिपल, एजेंट और ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए और एजेंट ने थर्ड पार्टी को दिए। जब थर्ड पार्टी को गुड्स दिए तो एजेंट ने जो बिल रेज किया वो अपने नाम पे कर दिया रादर देन पी के नाम पर। तो इसका मतलब जो पी ने ए को गुड्स दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, तो ये भी एक सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गो टू रिकैप, क्योंकि यहाँ से नहीं कवर करना है, हम सीधा रिकैप से करेंगे। देखिए सेक्शन 12 से स्टार्टिंग हो रही है हमारी। गुड्स के लिए सेक्शन 12 है, सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 है। जस्ट अ सेकेंड, सर्विसेज का भी आएगा अभी। हाँ गाइज, वन मोर थिंग, ये इलस्ट्रेशंस जो है प्लीज़ इनको भी कीजिएगा, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। बट पहले हमें क्या करना है, हमें सारे प्रोविजंस पढ़ लेने हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशंस पे आना है एंड देन यू विल सी कि कहाँ पे आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट गैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई गैप रह जाता है, वैसे मैं अश्योर कर रही हूँ जितना हम पढ़ेंगे उतने से इलस्ट्रेशंस हो जाएंगी और इनफैक्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगर गैप रहता है तो आपको प्रोविज़न एक बारी रिकॉल करना है क्या चीज़ हमसे रह गई है। तो 12 सेक्शन इज़ फॉर गुड्स, 13 इज़ फॉर सर्विसेज। सेक्शन वाइज याद करते हैं तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आता है। 14 मैं आपको पढ़ाऊँगी, वो एक्चुअली फ़ाइनल का है, सीए फाइनल का, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा रिकैप पे जाना है। ये मैंने मार्किंग इसलिए करी थे क्योंकि फर्स्ट आई थॉट कि यहाँ से पढ़ना सही रहेगा, बट बेटर है आप रिकैप से पढ़ें, बहुत सब कुछ कवर है वहाँ पे। जस्ट वी आर रीचिंग ओके। सो पहले आप ये करने के बाद न्यूमेरिकल्स पे चले जाइएगा। तो पहला हम आते हैं केस फॉरवर्ड चार्ज गुड्स और सर्विसेज के केस में कैसे कैसे चलेगा। देखिए गुड्स के लिए पहले हम पढ़ लेते हैं। ऐसा करते हैं हम ना, पहले सारे जो चारों सिनेरियोज़ हैं वो गुड्स के कवर कर लेते हैं, फिर चारों सिनेरियो सर्विस के कवर कर लेंगे, या फिर हम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। सो पहला है गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज में क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन एक्चुअली इनवॉइस इशू हुआ, ड्यू डेट क्या बनती थी उस इनवॉइस को इशू करने की। अभी ये कैसे पता लगेगा कि ड्यू डेट क्या बनती थी। देखिए आपने एक सप्लाई करके छोड़ दिया और आप इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे हैं, तो सरकार बोलेगी कि यार एक डेट डिफाइन तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ऐसे लोग सप्लाई करके छोड़ देंगे और इनवॉइस इशू ही नहीं करेंगे, है ना। तो हम सरकार ने सेक्शन 31 में बताया कि आपको कब तक इनवॉइस इशू कर देना है गुड्स के केस में। तो वो कहता है कि अगर रिमूवल ऑफ गुड्स कर देना या फिर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, मतलब जिस गुड्स की मूवमेंट होनी है ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो उसमें तो जैसे आपकी फैक्ट्री से माल निकला वही आपका सप्लाई इशू ऑफ इनवॉइस हो जाना चाहिए। अगर डिलीवरी होनी है, ठीक है, अगर पहले वाला केस नहीं है तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अभी ये क्या कह रहा है कि आपने एक्चुअली जो था वो 15 जैन को इशू करा और डिलीवरी रिमूवल आपका गुड्स फैक्ट्री से हो चुका था 10 जैन को, तो आपको इनवॉइस तो इधर ही रेज़ कर देना चाहिए था, बट आपने एक्चुअली इनवॉइस रेज़ करा 15 को। तो सरकार कहती है आप बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हैं, आप अपनी लाइबिलिटी को 15 जैन को पोस्टपोन कर रहे हैं, जबकि आपकी लाइबिलिटी बन जाती है 10 जैन की। तो आपको 10 जैन को ही इनवॉइस रेज हो गया था और वही ड्यू डेट थी, दैट इज़ वाई इट इज़ योर टाइम ऑफ सप्लाई। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनता है इन केस ऑफ गुड्स। यहाँ पे पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए सरकार ने एक प्रोविज़न निकाला था बीच में कि जीएसटी एडवांस पेमेंट इन केस ऑफ गुड्स पे नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव करा है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स तो उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं होता है। एक्चुअल सप्लाई पर ही हम देखेंगे जीएसटी की लाइबिलिटी कब बन रही है, नहीं बन रही है। देन इज़ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि टाइमली इनवॉइस इशू हुआ कि नहीं हुआ। अगर टाइमली हो गया तो अलग सिनेरियो है और टाइमली नहीं हुआ तो अलग सिनेरियो है। तो ये टाइम है क्या एग्जैक्टली, वापस सेक्शन 31 पे जाते हैं। वो बोलता है कि आपको 30 दिन के अंदर या 45 डे के अंदर अंदर इनवॉइस रेज करना है। किसके, डेट ऑफ सप्लाई के। डेट ऑफ सप्लाई से
30 डेज़ या 45 डेज़ में आपको इनवॉइस रेज कर देना है, ठीक है। अगर आपने टाइम से कर दिया, विदिन 30 डेज़ कर दिया या विदिन 45 डेज़ कर दिया, तो आपने जिस दिन इशू करा, एक्चुअली इशू करा, और रिसीविंग डेट विच एवर इज़ अर्लियर माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने टाइम से इशू नहीं करा तो आपके जो इनवॉइस की कोई वैल्यू नहीं सरकार की नज़रों में। वो कहेगी सप्लाई कब करी थी आपने, सप्लाई की डेट मांगेगी, और पेमेंट रिसीव कब करी थी उसकी डेट मांगेगी। इन दोनों में से जो पहले हुआ उस दिन आपकी लायबिलिटी बन जा रही है टैक्स पे करने की। तो यहाँ पे अगर अपन समराइज़ करें, अगर आपने टाइमली इशू कर दिया तो उस इनवॉइस की वैल्यू है, और वही एक्चुअल डेट या रिसीविंग डेट विच एवर इज़ अर्लियर। देखिए रिसीविंग डेट तो कांस्टेंट है, ठीक है, आपको उसको कंपेयर करना है एक्चुअल डेट से या सप्लाई डेट से। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस से तब करेंगे जब टाइमली इशू हो गया इनवॉइस। अगर टाइमली नहीं हुआ तो सप्लाई डेट से इसको कंपेयर करके विच एवर इज़ अर्लियर निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज़, अगर ये सारी इवेंट जो हमने ऊपर देखे, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, रिसीविंग डेट, ये सब असर्टेनेबल नहीं है। जैसे कि मान लेते सप्लायर ने रिकॉर्ड्स खो दिए, तो हम क्या करेंगे, रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में इस सप्लाई को कब रिकॉर्ड किया, हम उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये हुआ हमारा फॉरवर्ड चार्ज ख़त्म। अब आते हैं रिवर्स चार्ज पे। रिवर्स चार्ज क्या बोलता है कि जिसमें रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो अभी तक हम ऊपर देख रहे थे कि सप्लायर ने पेमेंट कब रिसीव करी, पेमेंट रिसीविंग वर्ड आ रहा था। अभी इस वाले सिनेरियोज में पेमेंट वर्ड आएगा, मतलब रिसिपिएंट जो था उसने कब पेमेंट किया, ठीक है। तो देखो गुड्स के केस में क्या होगा, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव करे या पेमेंट पे करी, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। देखो सप्लायर ऑल्दो टैक्स पे नहीं करता है इस केस में, लेकिन वो इनवॉइस तो इशू करेगा ना। तो इनवॉइस उसने सपोजिंगली 1 जनवरी को इशू कर दिया था, तो उससे 31st डे क्या बन जा रहा है, 1 फेब। और पेमेंट जो रिसिपिएंट भाई साहब थे उन्होंने करी है 20 जनवरी को, और गुड्स उन्होंने रिसीव कर ली थे 15 जुलाई को, ठीक है। तो हम इनमें से अर्लीस्ट डेट पकड़ लेंगे, सॉरी जुलाई लिख दिया है, जनवरी है वो, हाँ। तो इसमें से अर्लीस्ट डेट है 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को हमारे रिसिपिएंट भाई साहब को इसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है, ओके। दिस इज़ इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में क्या होगा, क्योंकि सर्विसेज रिसीव करने की आप डेट फिक्स नहीं कर सकते कि आपने आज सर्विसेज रिसीव कर ली, है ना। तो इसको हटा देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया था रिसीट ऑफ द सर्विसेज, रिसीट ऑफ सर्विसेज कैसे आप पता लगाओगे कि भैया आज ख़त्म हो गई सर्विस, तो इसलिए उसको हटा के हम फोकस करेंगे पेमेंट पे। और 61 डे, देखिए यहाँ पे 31 डे नहीं है, 61 डेज़ है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द इनवॉइस बाय सप्लायर, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो आ रहा है, अगर आप इनमें से ऊपर वाले दी गई क्राइटेरिया में से कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या करेंगे, जिस दिन रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करी, देखिए फॉरवर्ड चार्ज में भी सेम था, यहाँ पे भी ये प्रोविजन सेम है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जिस दिन उसने वो सप्लाई को अपनी सर्विसेज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया वही हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगाया है। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज जो हमने पढ़ी थी, जो आपस में रिलेटेड होती हैं, उनके बीच की सप्लाई के लिए थोड़ा अलग प्रोविज़न है। ये भी रिवर्स चार्ज में जाता है, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट हो रहा है मतलब कि देखिए XYZ सिंगापुर है और XYZ इंडिया है, ठीक है। इन्होंने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करी, यानी कि टैक्स यहाँ पे कौन पे करने वाला है, रेसिपिएंट विच इज़ इंडिया, ठीक है। जब इंडिया टैक्स पे करेगा तो उसके लिए वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, वो निकालना है उसको जिस दिन उसने अपनी बुक्स में एंट्री मारी इस सर्विस की, या फिर पेमेंट करी इस सर्विसेज के लिए, विच एवर इज़ अर्लियर। बुक्स में एंट्री, पेमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है। ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज इसमें थोड़ा सा हटके चलता है, तो ढंग से पढ़ना है इसको। तो इसी के साथ हमारा फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज फिनिश हुआ। अब हम आते हैं वाउचर्स के केस में। वाउचर्स के केस में भी बहुत ही ईजी है, और इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था जो हमने कल देखा था। क्या था कि अगर आपको पता है उस वाउचर के अगेंस्ट क्या सप्लाई होना है, तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ वही डेट ऑफ इशू ऑफ वही टाइम ऑफ सप्लाई है। और अगर आपको नहीं पता कि क्या सर्विसेज हैं, तो जिस दिन वो रिडीम होगा उस दिन ही हम मान लेंगे कि वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, चलो देखते हैं। अगर हमें पता है उस वाउचर के अगेंस्ट शर्ट ही मिलनी है, ठीक है, तो हम उसी दिन को, जिस दिन वाउचर इशू हुआ, हम बोल देंगे कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दैट वाउचर।
अगर मैंने फूड वाउचर इशू करा, अब उसके अगेंस्ट आप कुछ भी खरीद सकते हो, बर्गर खरीद सकते हो, पिज़्ज़ा खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हमें नहीं पता। तो जिस दिन वो रिडीम होता जाएगा, जिस दिन आप बर्गर खरीदने चले जाएंगे उस दिन आपका वाउचर की टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जिस दिन आप पिज़्ज़ा लेने चले जाएंगे उस दिन मान ली जाएगी, मतलब रिस्पेक्टिव डेट। क्योंकि हमें यहाँ पे शर्ट असर्टेन थी कि हाँ भाई शर्ट ही मिलेगी, फलानी शर्ट मिलेगी, दैट्स इट। इसके अलावा आप कुछ ले ही नहीं सकते, है ना। रेजिडुअल माने बचे कुछ केसेस अपने। तो जिस दिन आपकी ड्यू डेट है, देखिए यहाँ पे फोकस करिए ड्यू डेट पे, एक्चुअल डेट नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जिस दिन आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न है वो, और अगर वो भी नहीं है, बाकी बचे कुचे का के भी बचा कुचा, तो वो क्या है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो एक बारी समराइज़ कर लेते हैं, यहाँ तक का समराइज़ कर लें ज़रा। हमने पहले पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज, फिर हमने पढ़ा रिवर्स चार्ज, फिर हमने वाउचर्स पढ़े, और फिर हमने लास्ट में रेजिडुअल पढ़ा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स सर्विसेज, इसमें भी गुड्स सर्विसेज। वाउचर्स में आइडेंटिफाइएबल और नॉन आइडेंटिफाइएबल पढ़ा, और इसके अंदर हमने पढ़ी पीरियोडिकल रिटर्न की डेट, ड्यू रिटर्न लिख रही हूँ मैं, और पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए गुड्स में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट विच एवर इज़ अर्लियर। यहाँ पे क्या पढ़ा, एक्चुअल, 3 डेट्स थी, एक्चुअल, सप्लाई की डेट और पेमेंट रिसीव की डेट। ठीक है, इन दोनों में पहले कंपटीशन होगा और फिर इससे भिड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स चार्ज में हमने क्या पढ़ा था, जिस दिन एक्चुअली रिसीव हुए गुड्स, या जिस दिन 31st डे था फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या फिर एक और क्या था, डेट ऑफ पेमेंट मेड, जिस दिन आपने पेमेंट मेड करी थी एज अ रेसिपिएंट, है ना। सर्विसेज केस में क्या था, रिसीव्ड वाला तो नहीं था, 61st डे, या फिर पेमेंट जिस दिन आपने मेक करी। आइडेंटिफाइबल है अगर वाउचर के अगेंस्ट क्या गुड्स मिलना है, क्या सर्विस मिलनी है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर, जिस दिन इशू हुआ, और नहीं है तो जिस दिन सप्लाई आप उसको रिडीम करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये ड्यू रिटर्न, ये पूरा का पूरा आपका रिवाइज हो गया। थोड़ी गंदी राइटिंग है बट आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक अलग प्रोविज़न है कि आपने पहले ही बता दिया था कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे, कभी कभार क्या होता है कुछ केसेस में बायर और सप्लायर के बीच में क्राइटेरिया होता है कि अगर बायर ने टाइमली पेमेंट नहीं करा तो वो इंटरेस्ट या लेट फ़ी लगा देगा सप्लायर। ठीक है, अगर सप्लायर ने ऐसा कुछ किया तो उसके केस में अगर उसने वो सब इंटरेस्ट पे कर दिया बायर ने उसको, ठीक है, सप्लायर को, तो इस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, जिस दिन सप्लायर ने वो रिसीव कर लिया वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। चलो इसी के साथ ये सब ख़त्म। अब फाइनल में कुछ एक एक्स्ट्रा प्रोविज़न था जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 14। 12 और 13 हो गए, 12 था गुड्स का, 13 था सर्विसेज का, और 14 क्या है, अगर रेट ही चेंज हो जाए टैक्स की, ये काफ़ी केसेस में होता है रेट चेंज। ठीक है, काफ़ी केसेस में होता है, क्या होता है, सरकार पहले बोलती है किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की रेट है सपोजिंगली 10%, वैसे 10% कुछ भी नहीं है ब्रैकेट, बट जस्ट सेइंग, और वो एक डेट को आ जाती है 5% पे, ठीक है, या फिर 15% पे, वॉटेवर। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो मेरे को उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए 5% लगाना है कि 10% लगाना है। उसके लिए सरकार ने एक चीज़ बताई है कि अगर रेट चेंज होती है, ठीक है, और आपके कोई 2 इवेंट्स उस रेट ऑफ चेंज से पहले फॉल कर जाते हैं, कोई भी 2 इवेंट्स, माने कि सप्लाई पहले हो गई और पेमेंट पहले हो गई, ठीक है, तो पहले अगर फॉल कर जाते हैं तो ओल्ड रेट लगा देने का। अगर आपके कोई भी 2 इवेंट्स बाद में फॉल करते हैं चेंज इन रेट के, तो आपको लगाना है न्यू रेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, अगर 2 इवेंट्स बिफोर चेंज इन रेट हैं तो ओल्ड रेट, आफ्टर चेंज इन रेट है तो न्यू रेट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे कि चेंज इन रेट कब हुआ, देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया ग्रीन माने, इसको फोकस करना है मुझे। चेंज इन रेट कब होता है, 20 मई को, ठीक है, और मेरी सप्लाई होती है 22 मई को, यानी कि बाद में हुई। इनवॉइस कब होता है, 24 मई को, ये भी बाद में हुआ।
पेमेंट कब होती है 18 मई को, ये बिफोर हो गई। तो देखो 2 इवेंट बाद में हो गए तो रेट कौन सी लगेगी, न्यू रेट लगेगी। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, इनवॉइस की डेट। ठीक है, हमें हमेशा टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए ऐसे सिनेरियोज में सप्लाई की डेट पे फोकस करना ही नहीं है। सप्लाई की डेट तो बस ये हेल्प करेगी कि 2 इवेंट पहले फॉल कर रहे हैं, 2 इवेंट बाद में फॉल कर रहे हैं। सप्लाई की डेट पे फोकस नहीं करना है, ईदर इनवॉइस की डेट या पेमेंट की डेट। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, नो इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस पीपल, जस्ट अ सेकेंड। या आई थिंक यहाँ से वो एग्जाम्पल हट गया है, नो वरीज, मैं इसको ऐड कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या रहना है, हमें देखना है कि 2 इवेंट्स जो हैं वो पहले फॉल कर रहे हैं या बाद में। ठीक है, अगर पहले हैं तो ओल्ड रेट और बाद में है तो न्यू रेट। यहाँ से ये स्टेप तो ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सप्लाई डेट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देना है। हमें देखना है इनवॉइस की रेट क्या है और पेमेंट की डेट क्या है, पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, बस दैट्स इट। और यहाँ पे वो एग्जाम्पल मैं लेकर आ जाऊँगी, वैसे कुछ नहीं था, मैं वापस यहीं पे लिख ही देती हूँ। सेक्शन 14 है चेंज इन रेट का। चेंज इन रेट से पहले अगर 2 इवेंट्स हो गए बिफोर तो ओल्ड रेट, और आफ्टर चेंज इन रेट 2 इवेंट्स देन न्यू रेट। ठीक है, और ये इवेंट्स क्या क्या हैं ज़रा, सप्लाई एक इवेंट है, इनवॉइस इशू एक इवेंट है, और पेमेंट रिसीविंग एक इवेंट है। डन, सेक्शन 14 ख़त्म। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये फाइनल वाला खुल गया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले आईपीसीसी लेवल पे पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 है, हमने 14 तक ख़त्म कर लिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स हमें फाइनल में पढ़ने को मिलेंगे। 15 हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए 2 कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन अनरिलेटेड होने चाहिए और एक कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, और डिस्काउंट वगैरह हम सब पढ़ेंगे बाद में। एजेंट की डेफिनेशन देख लेना एक बारी, क्या क्या एजेंट होता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मनी में जो रिसीव हुई हो या मनी के अलावा वाली भी, चाहे रिसिपेंट रिसीव करे चाहे कोई और पर्सन रिसीव करे। एक्ट और फॉरबियरेंस भी मनी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है, उसको भी कंसिडरेशन का पार्ट मान लिया जाता है। लेकिन सब्सिडी विच इज़ गिवन बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली सब्सिडीज़ विच इज़ गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वही नहीं है। ठीक है, बाकी सारी सब्सिडीज़ को हम कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे। ओके, मनी की डेफिनेशन एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ मनी में आती है और क्या चीज़ नहीं आती है। एक्सक्लूडिंग क्या है, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए जो मनी रखी गई हो, जैसे कि हम पुराने सिक्के रखते हैं ना, वो मनी की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। रेसिपिएंट हमने पढ़ लिया था, सप्लायर हमने पढ़ लिया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 15 को 3 पार्ट्स में पढ़ना है, 15.1, 15.2, 15.3। 15.1 कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी अगर 2 कंडीशन फुलफिल हो। 2 कंडीशन क्या है कि पर्सन रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन। सोल कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा ही दिखना चाहिए, कुछ और बार्टर या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुड्स दे देते हैं और आप हमें ये दे दो। नहीं, पैसे के बदले ही आप कुछ सामान खरीद बेच रहे हैं तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो पहला प्रोविज़न इज़ फॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू डन। एंड 2 कंडीशन क्या है कि आपस में पार्टीज रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और प्राइस इज़ द सोल कंसिडरेशन। अब आता है सेकंड प्रोविज़न विच इज़ अबाउट इंक्लूजन्स, एडिशंस। 5 चीज़ें ऐड करेंगे आप अपनी सप्लाई के अंदर, अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। क्या है वो, उसको मैंने एस लिस्ट करके एक न्यूमोनिक बनाया है, ज़रा पढ़ लें। सारे के सारे टैक्सेस अदर देन GST विच आर चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। अगर सप्लायर किसी भी नाम से टैक्स
टैक्स बोलकर चार्ज कर रहा है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ सप्लायर की लाइबिलिटी थी, सप्लायर को पे करना था इन रिलेशन टू आवर सप्लाई, हमारी सप्लाई से रिलेटेड कुछ उसे पे करना था बट हमसे पे करवा रहा है, हमारी जेब से निकलवा रहा है, तो वो भी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। अगर कोई ऐसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे जिसके लिए सप्लायर हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और अभी सप्लाई ख़त्म नहीं हुई है, बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स हमसे कुछ पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो भी उसी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। अगर सप्लायर हमसे इंटरेस्ट, लेट फ़ी, पेनल्टी चार्ज करता है, जैसे कि अभी हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था ना, एक्टिव रिकॉल करिए ज़रा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है इनके केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है जब सप्लायर ने एक्चुअली इंटरेस्ट, लेट फ़ी, पेनल्टी रिसीव करा, ठीक है, ओके। सो ये भी पार्ट ऑफ सप्लाई बन जाते हैं। अगर कोई सब्सिडी थी जो सप्लायर की प्राइस से लिंक्ड थी एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, तो वो भी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये क्यों बोला गया कि ऐड करेंगे इसको, हटाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, सप्लायर किसी भी नाम से बोलेगा कि ये तो सब्सिडी है और हटा के अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई कम कर लेगा। तो सरकार ने बोला कोई भी टाइप की सब्सिडी दो, अगर हम दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप खुद से ले रहे हो, खुद से ही एज्यूम कर रहे हो कि हाँ भाई सब्सिडी है, तो उसको ऐड करो वैल्यू में, ठीक है, और अपनी सप्लाई ठीक वैल्यू पे लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में। अब एक्सक्लूड क्या होगा, जीएसटी एक्सक्लूड, डिस्काउंट एक्सक्लूड होगा। डिस्काउंट क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक बिफोर सप्लाई मिल जाते हैं और एक आफ्टर सप्लाई मिलते हैं। अगर आपने बिफोर सप्लाई डिस्काउंट दे दिया, सप्लाई ख़त्म होने से पहले डिस्काउंट दे दिया, तो उसको तो तुरंत हटा देना अपने इनवॉइस में से 100 - 10 करके अपनी 90 सप्लाई दिखा देना, ठीक है। आपने सप्लाई हो गई, उसके बाद डिस्काउंट दिया, तो हम ऐसे डिस्काउंट को हटाने देंगे प्रोवाइडेड आपका ऑलरेडी एग्रीमेंट था, बिफोर दिस सप्लाई आपने एग्रीमेंट किया था। जैसे आप क्या कहते हैं कि आप उसको बोल देते हैं बायर को कि अगर आप एक पर्टिकुलर टारगेट ऑफ गुड्स, इतना अमाउंट का गुड्स खरीद लेंगे 20,000 का, तो हम आपको 1% डिस्काउंट दे देंगे। इस तरीके से जब ऑलरेडी एक एग्रीमेंट सा था कि हाँ बिफोर द सप्लाई आपने एक एग्रीमेंट कर लिया था, प्लस उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी रिवर्स हो जाना चाहिए। मतलब क्या है, देखो 100 रुपये की सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है 10, अगर आप डिस्काउंट ले लेंगे तो 90 रुपये की सप्लाई हो गई, तो ये जो 10 रुपये का आप हटा रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा रेसिपिएंट को, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई। तो आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट भी हटाए जा सकते हैं, अगर नहीं करा तो ये -10 नहीं करने देगी सरकार, ओके। फोर्थ प्रोविज़न इज़ रिगार्डिंग रूल्स, कि भाई अगर ये ऊपर वाले प्रोविज़न नहीं अप्लाई हो रहे तो रूल्स पे पहुंच जाओ। अगर आप सेक्शन 15 1 2 3 नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप रूल्स पढ़ लीजिए, रूल से आपको अपनी सप्लाई का वैल्यू पता लग जाएगा। और फिफ्थ इज़ फॉर नोटिफाइड सप्लाईज, जिनकी वैल्यू गवर्नमेंट ही बताएगी। अच्छा, रिलेटेड पर्सन्स पढ़ लीजिए, क्योंकि हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो रिलेटेड पर्सन कौन कौन से होते हैं ये मैंने मार्क कर दिए हैं। 25% के आपस में स्टॉक वगैरह होल्ड करके बैठे हुए हों तो ठीक है। सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये भी रिलेटेड पर्सन होते हैं। ये एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई प्रोविज़न आपको समझ में नहीं आया तो एनालिसिस बहुत अच्छा बता रखा है इन्होंने, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रोविज़न जो भी आपको कंफ्यूज करें। बस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिएगा, ये मुझे यहाँ अगर आपको फिनिश करना है यहाँ पे भी आ सकते हैं, बट वहाँ पे ऊपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन थे, दैट इज़ वाई मैंने आपको इसको रीकैप से ना पढ़ाया है बल्कि ऊपर से पढ़ाया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू रूल्स, रूल्स हमें मिलेंगे फाइनल में। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स पे आते हैं सीधा, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं आईपीसीसी में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा पूरा। मार्केट वैल्यू क्या होती है, लाइक काइंड क्वालिटी के गुड्स की एट द सेम टाइम एट द सेम कमर्शियल लेवल बिटवीन द पर्सनस हु आर नॉट रिलेटेड। क्यों सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल देखा जाता है, तभी तो लाइक काइंड क्वालिटी वगैरह सब फुलफिल होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि इसी गुड्स की किसी 2000 हम चल रहे 2024 में और आप वैल्यू देख रहे 2011 वाले गुड्स की, ऐसे नहीं। सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल पे आप 100 क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, आप देख 10 क्वांटिटी के हिसाब से रहें, ठीक है। इसकी वैल्यू तो अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो इसीलिए बोलते हैं सेम काइंड क्वालिटी सेम टाइम सेम कमर्शियल लेवल। ओके, डेफिनेशंस सब हम देख चुके, मनी वगैरह इससे पहले 15 सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या मकरा, हाँ, यहाँ पे बीच में एक आया था कि टीसीएस जो है, टीसीएस इनकम टैक्स एक्ट के तहत लगाया जाता है, राइट।
तो हमने तो इंक्लूजन्स में सबसे पहला पढ़ा था कि कोई भी टैक्स अदर देन GST लगेगा तो दैट इज़ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन TCS के लिए सरकार ने स्पेसिफिकली बोला कि दिस इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, TCS को आप ऐड नहीं करेंगे इवन दो इट इज़ एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए वो जो सब्सिडी वाला लॉजिक था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सब्सिडी आप अगर सरकार नहीं दे रही है, उसके अलावा वाली सब्सिडी है तो हमें उसे ऐड करना है। क्यों करना है, देखिए आप सेलिंग प्राइस रखते हैं 50 रुपये, लेकिन CSR एक्टिविटी के तहत आप उसी बुक को 30 रुपये में बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 रुपये की हमने सब्सिडी रख दी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मान जाएगी, 30 रुपये या फिर 20 रुपये? इसकी वैल्यू मान जाएगी 50 रुपये, सॉरी 30 रुपये या 50 रुपये, इसकी वैल्यू मान जाएगी 50 रुपीज़। वाई? क्योंकि जो आपने सब्सिडी दी है ना, सब्सिडी नहीं मानी जाएगी बिकॉज दिस वाज नॉट गिवन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, देखिए हम पूरा CA करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हमें इतना पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे रूल्स। सो रूल्स हम नीचे उसमें से पढ़ते हैं रिकैप से। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझा रखा है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप वापस से ऊपर आके इसको देख सकते हैं। रिकैप से एक बार देख लेते हैं। वैल्यू सप्लाई, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन के वैल्यूएशन रूल्स। ये देखिए सबसे पहला रूल है रूल नंबर 27। देखो पहले दो कंडीशन क्या थी हमारी सेक्शन 15(1) के हिसाब से कि अनरिलेटेड पार्टी होनी चाहिए प्लस मनी सोल कंसिडरेशन, राइट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन टूटेगी तो हम रूल्स पे चले जाएंगे। चलो रूल्स पे। पहला कंडीशन टूटा कि होली मनी में नहीं था, पूरा का पूरा मनी में नहीं था, कुछ मनी में आया और कुछ गुड्स के फॉर्म में आया, कुछ भी आया, इन काइंड आया। तो उस केस में क्या होगा, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या जो मनी में आई मनी प्लस जो वैल्यू जो चीज़ आपकी गुड्स के फॉर्म में आई उसकी मनी वैल्यू निकाल लो, उसको ऐड कर लो। इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे सपोजिंगली आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है, और बदले में आपको प्रिंटर मिल रहा है। आप 4,000 रुपये का अपना एक प्रिंटर है वो बेच दे रहे हो, प्लस 40,000 रुपये भी दे रहे हो, तो इस कंप्यूटर की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 40,000 सिर्फ, क्योंकि आपने मनी इतने की दी नहीं। ये जो प्रिंटर आपने दिया है ना, इसकी मनी वैल्यू क्या है, 4,000 रुपये। तो आपकी पूरी जो कंप्यूटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 44,000। ओके, तो मनी में जितना दिया प्लस जो काइंड में गया उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, फिर लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, इस तरीके से। तो ये तीन चीज़ें, या तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इसी गुड की, सपोजिंगली आपने सैमसंग का PC बेचा है तो लेनोवो वाले की क्या चल रही है वो पता लगा लो, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट इज़ अगर सप्लाई होती है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन टूट गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी, या फिर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये क्या बोलता है, अगर आपने सप्लाई करे हैं टू वैल्यू गुड्स एज सच बाय द रेसिपिएंट, मतलब क्या है कि ये जो गुड्स हैं वो फर्दर सेल होंगे, ये लास्ट सेल नहीं थी, इसके बाद भी सेल होने हैं। तो आप बोलेंगे कि जो गुड्स में बेचता अगर किसी और पर्सन को तो उसका 90% दे दो। देखिए A ने B को कुछ गुड्स दिए और ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, A और B, ठीक है, और B फर्दर C को सेल करेगा हु इज़ अनरिलेटेड टू हिम, ठीक है। तो इसने अगर इससे 100 रुपये चार्ज करने हैं तो A और B के 90 रुपीज़ भी चार्ज कर सकता है, 90% ऑफ दिस प्राइस विच ही विल बी चार्जिंग फ्रॉम अ अनरिलेटेड पर्सन। अगर A लोकेशन से B लोकेशन पे गुड्स गए, स्टॉक ट्रांसफ़र मान लेते हैं, ठीक है, अभी दोनों रिलेटेड पार्टीज़ हैं क्योंकि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी अपनी दूसरी एंटिटी को बेच रही है, तो दोनों रिलेटेड पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो अगर इस पर्सन को इसका पूरा ITC मिलना है, जो भी गुड्स आ रहे हैं इस लोकेशन पे इसका पूरा ITC मिलना है, तो ये A चाहे तो कुछ भी वैल्यू रख सकती है, इनफैक्ट 0 भी रख लेते हैं कई केसेस में, लेकिन फिर भी एक नॉमिनल वैल्यू रखी जाती है, जैसे 100 रुपये के गुड्स भी रख सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर एलिजिबल हो आप पूरे ITC के लिए तो कोई भी ओपन मार्केट वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी या वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है।
आप 100 भी रख सकते हो, मतलब वट एवर यू विल बी चार्जिंग फ्रॉम दिस पर्सन दैट विल बिकम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये था रिलेटेड पर्सन, इससे पहले हमने पढ़ा जब मनी में नहीं है कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज़ अगर एजेंट्स के बीच में हो रहा है, देखिए एजेंट्स के बीच में अदर देन एजेंट वाला हो गया ख़त्म। अब अगर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच की सप्लाई है तो क्या करना है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या 90% दैट ही विल बी चार्जिंग फ्रॉम द अनरिलेटेड कस्टमर। यही वाला केस, ये जैसे था ना, जो अगर बी की जगह पर आप एजेंट लिख लो कि अगर एजेंट अपने कस्टमर से 100 रुपये चार्ज करेगा तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की सप्लाई कम से कम 90 रुपये पर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एजेंट वाला भी। या तो 90% रख लीजिए या फिर लाइक काइंड ओपन मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये 27, 28, 29 रूल जो हमने लगाए, अगर ये नहीं फॉलो कर रहे, आपसे ये भी नहीं हो रहा, तो आप कॉस्ट बेसिस पे आ जाओ। कॉस्ट कम लगे 110% कर दो कॉस्ट का, कम से कम 10% का प्रॉफिट तो लगाओगे इस वजह से। रेजिडुअल मेथड क्या बोलते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो एक रीज़नेबल मीन्स पकड़ के लगा देना, जो भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट इज़ लॉटरी के केसेस में कैसे करना है। देखिए लॉटरी के केस में 28% का GST लगता है, इसलिए इसको 100/128 लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ 128, और हमें इसकी 100th वैल्यू निकालनी है, यानी कि वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स निकालनी है। ठीक है, तो लॉटरी यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे इस बॉक्स के अंदर, फेस वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और समथिंग विच द गवर्नमेंट नोटिफाइज। गवर्नमेंट क्या है, इसकी नोटिफिकेशन निकालती है लॉटरी के केस में। तो जो गवर्नमेंट ने अगर वैल्यू बता दी, इन दोनों में से जो भी हायर है, फेस वैल्यू या ऑफिशियल गैजेट में जो वैल्यू आई, उन दोनों में से जो भी हायर है वो इस बॉक्स में रखिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/128 एंड दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ द लॉटरी। एक्शनेबल क्लेम्स के केसेस में आपको क्या करना है, 100% ऑफ द फेस वैल्यू और द अमाउंट विच यू आर पेइंग टू द टोटलाइजेटर, उसको जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं उसको आप वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, यानी कि 100% ऑफ फेस वैल्यू और द अमाउंट पेड। ठीक है, डन। लॉटरी हो गया, एक्शनेबल क्लेम्स हो गए। नेक्स्ट इज़ रिलेटिंग टू परचेज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। गाइज मैं अगर होती तो मैं इसे छोड़ देती, आई वुड नॉट हैव डन इट, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आएगा तो मेरे बाकी कॉन्सेप्ट से हिल जाएंगे। तो मुझे भी फोकस करना है 95% पार्ट पे, ना कि 5% पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही छोड़ दें, लेकिन फिर भी मैं होती तो आई वुड नॉट हैव पेड मच अटेंशन टू इट, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ याद करने हैं। 5500 क्या है, 60,000 मैक्सिमम है, मिनिमम 250 है, इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था कि एयर टिकट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है। 5% ऑफ बेस फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स एंड 10% ऑफ बेस फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स। लाइफ इंश्योरेंस वाला प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में कैसी वैल्यूएशन होती है, सेलिंग प्राइस माइनस द बाइंग प्राइस। अगर नेगेटिव आ जाए, यानी कि बाइंग प्राइस ज़्यादा सेलिंग कम है, तो उसको इग्नोर करना है, यानी कि उसको ज़ीरो ले लेना है सप्लाई को। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मत पढ़िएगा, पोर्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कूपन और वाउचर्स के केस में क्या होगा, जिस चीज़ के अगेंस्ट आप उसको रिडीम कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वही सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, प्योर एजेंट कौन होता है, आई थिंक टुडे इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर बोथ ऑफ अस। कोई नहीं, पढ़ना तो है, राइट। सो ओके, प्योर एजेंट्स का काम क्या होता है, सिर्फ आपके बिहाफ पे वो पेमेंट करते हैं पार्टीज़ को और एक कमीशन चार्ज करते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने पेमेंट करी उस गुड्स की, वो उसको हटाना होता है हमारे को वैल्यू में से। और एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, जो चार्ज कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए। ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट अ रीड। नेक्स्ट इज़ वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है और बोल दिया कि इसी के अंदर टैक्स छुपे हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, जैसे 12800 है और 28% का टैक्स है, तो हम लिखेंगे नीचे, हमें पता लग गया ना टैक्स की अमाउंट क्या है, तो ऊपर लिख दीजिए आप 100, जैसे भी हमने लॉटरी के केस में किया था, और नीचे लिखिए 100 प्लस द टैक्स रेट 128, राइट। तो इससे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा एंड दैट विल बी 10
1000। ओके, ख़त्म। इसी के साथ हमारा वैल्यू भी डन, इंक्लूडिंग आर रूल्स ऑल्सो। ओके, लास्ट वी आर गोइंग टू कवर द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन कौन से सेक्शंस हो चुके हैं हमारे? सेक्शन 12, 13, 14, 15। 13, 14, 15 में रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई, 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हमें जाना पड़ता है IGST एक्ट पे। ठीक है, तो ये सारे CGST के थे, इससे ऊपर वाले जो हमने पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे IGST एक्ट। तो इसके सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 10 ऑफ IGST एंड सेक्शन नंबर 12। अभी 11 और 13 कहाँ गए? 11 और 13 आर रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। उसके केस में क्या रहता है, तो ये हम नेक्स्ट फाइनल CA फाइनल की बुक में पढ़ेंगे। अभी CA IPCC में सिर्फ हमें इंडिया की प्लेस ऑफ सप्लाईज चेक करनी है। अगर कोई रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों की दोनों इंडिया में हैं तब क्या करना है। ठीक है, चलिए रीकैप से ही पढ़ते हैं इसको, फटाफट से हो जाएगा। पर उससे पहले हमें थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लें, जैसे हम हमेशा देखते हैं। रेसिपिएंट की लोकेशन क्या होती है? जिस चीज़ का उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, अदर देन रजिस्ट्रेशन यानी कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट है तो वो एस्टैब्लिशमेंट जो सप्लाई से डायरेक्टली कंसर्न्ड है, या फिर यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। सप्लायर की लोकेशन क्या है? वही जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट। अगर मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट है तो डायरेक्टली कंसर्न्ड एस्टैब्लिशमेंट, अदरवाइज द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे वो रहता है। आई थिंक इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। अब हम रीकैप पे जंप मारते हैं फटाफट, और फिर मैं वापस से रिपीट करूँगी। इलस्ट्रेशंस प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कुछ भी गैप होगा तो उसको पढ़ सकते हैं अभी भी, बट फिर भी मैं गैप अगर करवा रही हूँ तो जानबूझ के करवा रही हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क का पार्ट है। ठीक है, आइए रीकैप पे। सबसे पहला है गुड्स का, और हम अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था, आप खुद ही पहचान जाएंगे वो क्वेश्चन। सो पहला है, अगर गुड्स में मूवमेंट होनी है, यानी वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने हैं, तो जब वो मूवमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, जहाँ पर वो टर्मिनेट होगी, देखिए प्लेस का मतलब होता है हमें ये पता लगाना है कि हमारी सप्लाई इंटर है कि इंट्रा है। ठीक है, तो अगर गुड्स चलते हैं पंजाब से और पहुँचते हैं बिहार में, और यहाँ पे जाके मूवमेंट टर्मिनेट हुई है इन गुड्स की, तो बिहार विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सिंस द सप्लायर वाज लोकेटेड हियर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अदर स्टेट, सो इट विल बिकम अ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज, अगर गुड्स डिलीवर होते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। कैसे? मतलब ए ने बोला बी को कि मेरे मतलब कि कुछ गुड्स हैं वो सी को पहुँचा दो डायरेक्टली। क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों जयपुर में थे। ठीक है, तो फॉर द ईज़ ऑफ मूवमेंट उसने बोला मैं नोएडा में हूँ, आप मेरे एक कस्टमर है, उनको गुड्स पहुँचा दीजिए। देखिए ए और बी की डीलिंग हो रही है, बी सी को नहीं जानता, तो ए जो है वो जो बिल रेज़ करेगा, बी जो है उसको इन्वॉइस जो रेज़ करेगा वो ए को करेगा, ना कि सी को। बी गुड्स ज़रूर पहुँचा देगा, लेकिन इन्वॉइस वो रेज़ करेगा ए को। इसीलिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सी की नहीं देखी जाएगी, ए की देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? नोएडा। माने जाएंगे कि गुड्स डिलीवर हुए हैं ए को, ऑल्दो वो पहुँचे हैं सी को। ठीक है, और एक और इन्वॉइस रेज करेगा ए सी को। ठीक है, किसके लिए? जो ये गुड्स पहुँचे फ्रॉम बी टू सी, और इसकी अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई देखी जाएगी। तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे देखी जाएगी और एक प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये इन ऐसे केसेस को बोलते हैं बिल टू शिप टू। बिल हुआ ए को और शिप टू हुआ सी को। तो बिल टू शिप टू मॉडल में बिल टू वाली लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ना ही मूवमेंट हो रही, अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं होनी, तो कोई नहीं, जिस लोकेशन पे गुड्स अवेलेबल कराए गए फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, वही हम मान लेंगे। अगर वो काउंटर पे आके गुड्स लेकर गया तो काउंटर इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब बेसिकली वेयर दिस शॉप इज़ लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड को दी जाए तो अब क्या है, ऊपर वाले केसेस में सारे रजिस्टर्ड एड्रेसेस थे, फटाफट मिल जाता है। रजिस्टर्ड एड्रेस एज इन रजिस्टर्ड इन द GST। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाए, GST में अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाए, तो क्या करें? कोई नहीं, जब आप इनवॉइस काटेंगे तो जहाँ जो भी आप लोकेशन लिखेंगे उस पर्सन की, तो वही मान ली जाएगी। अगर वो नहीं पता लग पाए, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो नहीं लग पाए, रिकॉर्ड नहीं हो पाए इनवॉइस पर, तो जो भी आप सप्लायर हो, आपने
जैसे दिल्ली में आपकी शॉप है, बंदा आया था पंजाब से आपसे गुड खरीदने के लिए, लेकिन उसने इनवॉइस पे बताया नहीं कि भाई वो कहाँ से है, तो आपकी ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड होने हैं किसी साइट पे, तो जहाँ पर भी वो इंस्टॉल्ड या असेंबल्ड होते हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर गुड्स जो है कन्वेंस पर मिले आपको, मतलब आप जैसे सपोजिंगली ट्रेन में जा रहे थे, आपको गुड्स बेचे जा रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि कोई कुछ भी पानी की बोतल वाला आ गया ये है, तो जहाँ पर वो बोर्ड टेकन ऑन बोर्ड हुआ था, मतलब कि वो लेकर कहाँ से चढ़े थे वो गुड्स, जिस लोकेशन से वो गुड्स चढ़े थे, सामान लोड हुआ था, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आ गया ये सारा का सारा हमारा गुड्स का ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज के केस में क्या होगा, यानी कि हम सेक्शन 12 ऑफ IGST पे आ गए हैं। गाइस सबसे पहले एक जरा इसका डिफ़ॉल्ट रूल देख लेते हैं, नीचे आ रहा है सबसे नीचे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट रूल कहता है कि अगर आपने सप्लाई करी है किसी B2B को, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस सप्लाई हुई है, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन इज़ योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपने B2C करी, किसी कस्टमर को करी है, तो एड्रेस विच इज़ ऑन द रिकॉर्ड, जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर आपने एड्रेस है हम आपके रिकॉर्ड पे तो ठीक है वो हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपकी खुद की लोकेशन, आपकी जो शॉप की लोकेशन है वो मान ली जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अलग अलग सिनेरियोज, जिसमें हम सारी सर्विसेज नहीं कवर करेंगे, जो यूजुअली आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं जिस पे वो ही पढ़ेंगे। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, बोट वगैरह ये सब, तो उसके केसेस में क्या है, अगर प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मोर देन वन स्टेट है, इन प्रपोर्शन टू द स्टेट सर्विसेज की वैल्यू डिटरमाइन होगी। अगर कोई ऐसी सर्विसेज है जो पर्सनल है आपसे रिलेटेड, जैसे रेस्टोरेंट केटरिंग, रेस्टोरेंट का खाना तो आप ही खाएंगे ना, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी पार्लर, ये सब, तो जहाँ पे भी सर्विसेज परफॉर्म हो रही है वही लोकेशन ऑफ सर्विसेज है। ट्रेनिंग के केस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप किसी कंपनी B2B, मतलब मैंने कंपनी क्यों लिखा है कि ये रजिस्टर्ड होंगे ना, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म हम मान लेते हैं कि जहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। अम्यूज़मेंट पार्क के केस में, जहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क का वो पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है, वो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो अगर B2B है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, B2C है तो जहाँ पे भी आपने गुड्स को हैंड ओवर करा है वो लोकेशन। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, अगर B2B है रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो जहाँ भी आप जर्नी स्टार्ट करेंगे जिस जगह से वही। सर्विस ऑन बोर्ड द कन्वेंस, जैसे कि अभी मैं गुड्स जगह था, गुड्स हमने खरीदे थे ट्रेन में, वैसे अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म करी जाए हमारे लिए ट्रेन में या कहीं पे भी फ्लाइट में सर्विसेज परफॉर्म की जाए, तो जहाँ से भी वो स्टार्ट हुई, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर वही मान लिया जाएगा। बैंकिंग के केस में क्या होगा, अगर बुक्स में आपकी मतलब बैंक की बुक्स में आपका वो है क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स में आपका एड्रेस है तो वो, अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंश्योरेंस के केस में भी सेम है, B2B में रजिस्टर्ड पर्सन, B2C के केस में रिकॉर्ड्स में जो आपका एड्रेस आ रहा है। टेलीकॉम में अगर फिक्स्ड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई सर्विस थी तो जहाँ पे भी फिक्स्ड लोकेशन, एंटीना वगैरह ये सब लगा हुआ है वो लोकेशन। पोस्टपेड है तो लोकेशन ऑफ द बिलिंग। प्रीपेड है तो जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम जाके सिम वगैरह लेके आते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से, तो उनकी जो लोकेशन है वो मान ली जाएगी। ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ये भी ख़त्म हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन बोथ सप्लायर एंड द रेसिपिएंट आर इन इंडिया। अब आते हैं जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। दिस इज़ लास्ट फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से इसको पढ़ते हैं हम। रिकैप पे पहुंच जाते हैं ज़रा। देखो 10 हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसमें कुछ मार्किंग नहीं करा है, सिर्फ 11 पे आते हैं। देखो गुड्स के केस में तो सिर्फ 2 ही सिनेरियो, अगर एक्सपोर्ट होता है इंपोर्ट होता है। अगर इंपोर्ट होता है तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर प्लेस ऑफ सप्लाई है, एक्सपोर्ट होता है तो लोकेशन विच इज़ आउटसाइड इंडिया, ख़त्म। सर्विसेज के केस में सेक्शन नंबर 14 है, सेक्शन नंबर 13, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सेक्शन नंबर 13
व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इन दोनों में से कोई भी एक जना आउटसाइड चला गया तो सेक्शन 13 लग जाएगा सर्विसेज के केस में। अगर कोई ऐसा गुड्स था, सर्विस जिस गुड्स पे हो रही है उसका होना ज़रूरी था फिज़िकली, जैसे कि आपकी कार को कुछ ठीक करना था और उसका वहाँ ऑब्वियसली अगर ये बाहर ठीक होनी थी तो इसका वहाँ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी सर्विसेज परफॉर्म होगी वही लोकेशन मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई रिमोट लोकेशन से आपने ऑनलाइन ही बता दिया कि एक सर्विसेज कैसे होनी है, तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, तो अगर गुड्स यहाँ पे सिचुएटेड है और वहीं से इंस्ट्रक्शन दे देंगे सारा काम करा रहे हो तो लोकेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी थी एज अ पर्सन, जैसे कि वही ब्यूटी पार्लर की सर्विस हो गई या ये सब, तो जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। एडमिशन के केसेस में वेयर द इवेंट आर हेल्ड, देखिए बिल्कुल सेम है, इंडिया वाले में भी यही था ना, आउटसाइड वाले में। बैंकिंग में देखिए थोड़ा डिफरेंस है, बैंकिंग में वहाँ पे था कि जो एड्रेस रिकॉर्ड्स में है अगर नहीं है तो सप्लाई की लोकेशन, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, बैंकिंग, इंटरमीडियरी, हायरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट में सप्लायर की ही लोकेशन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड्स में एड्रेस ढूंढना, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी वही है जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पे अलग था, वहाँ पे B2B और B2C में बढ़ गया था मामला, ठीक है। यहाँ पे ईजी है ये सेक्शन, ये मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, इसको हटा देते हैं, बस बताने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो पैसेंजर की एम्बार्क पॉइंट, अगर सर्विसेज ऑन बोर्ड मिल रही है, ऑन बोर्ड मतलब आप उस जर्नी के दौरान आपको कोई सर्विसेज मिल रही है तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मान लिया जाएगा। कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आपको ले रही हो तो जहाँ भी आप रेसिपिएंट लोकेटेड है वो लोकेशन मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न जैसे सेक्शन 12 में था, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। सेक्शन 12 में क्या बोलता था कि अगर B2B है और B2C है, इस तरीके से था ना, वहाँ पे B2B में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन और B2C में रिकॉर्ड्स देख लो, अगर रिकॉर्ड्स नहीं पता लगे तो सप्लायर देख लो। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि रेसिपिएंट की लोकेशन या सप्लायर की लोकेशन, अगर रेसिपिएंट की अवेलेबल नहीं है तो बस, ठीक है। क्यों पढ़ा हमने ये सब, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे कि ये इंटर है कि इंट्रा है, ठीक है। अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इट विल बी इंट्रा एंड इट इज़ डिफरेंट स्टेट देन इंटर, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू रिवाइज टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। आज हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़ लिए, सेक्शन नंबर 12, 13, 14, 15 of CGST Act and section 10, 11, 12 and 13 of IGST Act, ठीक है। चलिए guys, see you. I hope you enjoyed this video and it was helpful. Thank you so much. Goodbye.